हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीएचएसएल में बहुत बहुत ज़्यादा ही आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा जा रहा है, गुलाम वंश के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये मैंने वैसे पहले भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैंने एक साथ पढ़ाया हुआ है। तो मैं आज अलग अलग करके आपको मैं एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न पढ़ा देता हूँ, जहाँ से मेडिवल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। खास करके अगर हम बात करें तो गुलाम वंश से क्वेश्चन खास करके दिल्ली सल्तनत में पूछे जा रहे हैं, प्लस मैं मुगल काल भी आपको बता दूंगा। तो ये एक्सटेंडेड वर्जन है जिन लोगों ने पहले दे रखा है। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने ऐड कर दी हैं जो कि आपको पूछी जा सकती हैं। बहुत सारे जो इन्होंने प्रणालियां चलाई थी, सिस्टम चलाई थी, वो भी मैंने ऐड कर दी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिसके लिए नया होगा उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और जो पहले देख चुका होगा उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, सबसे पहले पूछा जाएगा क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत पे। दिल्ली सल्तनत पे मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम सफल आक्रमण की हम बात करें दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पे कब से शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ आपका 712 ईस्वी से, जो कि मोहम्मद कासिम ने किया था सिंध के राजा दाहिर के ऊपर। ठीक है, दाहिर को लूटने का प्रयास किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन देखिए बनता है कि मोहम्मद कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? तो सिंध के राजा दाहिर पूछा जाता है। ये थोड़ा मैंने एक्सटेंड कर दिया है क्योंकि आपके पीसीएस के एग्जामिनेशन हैं, तो उसमें भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी वाले एग्जामिनेशन हैं उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि फिर गजनी का जो शासक होता है मोहम्मद गजनवी, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, जो कि शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था मोहम्मद गजनवी। उसने भारत पर संक्रमण 17 बार आक्रमण किया, 1001 से लेकर के 1027 तक। ठीक है, वैसे 1030 में ध्यान रखिएगा गजनवी की डेथ हो जाती है। किससे? मलेरिया के कारण। मलेरिया के कारण गजनवी की डेथ हो जाती है। और 1027 में उसने जो लास्ट आक्रमण किया था वो सिंध के जाटों के ऊपर किया था। सिंध के जाटों के ऊपर किया था, जो कि आपको पूछा जाता है 1027 में। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, वो होता है सोमनाथ मंदिर आक्रमण, जो कि इसने 1025 में किया था। 1025 में किया था, वो इंपॉर्टेंट है। तो सोमनाथ मंदिर आक्रमण पूछा जाता है अगर, कि गजनवी ने सोमनाथ मंदिर आक्रमण कब किया था, तो वो किया था 1025 में। लास्ट पूछा जाएगा तो 1027 में सिंध के जाटों के ऊपर पूछा जाता है। ये सब ध्यान रखिएगा, सिंध के जाटों के ऊपर। और ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। फिर मोहम्मद गोरी आता है। ठीक है, देखिए मोहम्मद गोरी अगर हम बात करें तो उत्तर भारत पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। सबसे पहले ये बात पर बेसिकली मोहम्मद गोरी क्या होता है, सिर्फ भारत पर जीतना है, जीत ही नहीं चाहता है, इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए भी ये आगे बढ़ता है। इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए भी ये क्या करता है, उस वजह से भी मोहम्मद गोरी चाहता है कि उसका शासन हो जाए। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद गोरी जो है वो भारत आया, उत्तर भारत आया। सबसे पहले इसने जो पहला आक्रमण किया था वो 1175 में किया था, जो करीमिस्तान के मुस्लिम थे उनके ऊपर, जो कि पहले बौद्ध थे फिर मुस्लिम, बाद में मुस्लिम हो गए। तो उनके ऊपर किया। उसके बाद 1178 में ध्यान रखिएगा माउंट आबू पे ये हमला करता है, लेकिन मूल राज द्वितीय से हार जाता है। तो पूछा जाता है कि सबसे पहला युद्ध जो है कि मोहम्मद गोरी को कौन हराता है, तो वो मूल राज द्वितीय या भीम द्वितीय, ठीक है, मूल राज द्वितीय या भीम द्वितीय हराते हैं, जो कि संबंधित होते हैं आपके चालुक्य डायनेस्टी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें इनकी जो इनकी जो वाइफ होती है नायिका देवी, वही जो होती है क्या करती हैं कि वो उस युद्ध को इनिशिएट करती हैं। ठीक है, उसको पूरा अरेंज जो है वो वही करती हैं। तो मूल राज द्वितीय ध्यान रखिएगा, या भीम द्वितीय कह सकते हैं। चालुक्य शासक से पहली बार 1178 में हारता है माउंट आबू पे कौन? मोहम्मद गोरी। पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद तराइन का पहला युद्ध आपको पता है 1151 में, 1191 में, 1191 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी की क्या होती है, हार होती है। फिर वो गौर चला जाता है, फिर वापस आता है और 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। उसके बाद कई कई अलग अलग इतिहास दिए गए कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है, कई बार होता है कि छोड़ देता है। और उसी बंदी में जब पृथ्वीराज चौहान, ज्यादातर लोगों का ये मानना है पृथ्वीराज चौहान दोबारा आक्रमण करते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद के विरुद्ध लड़ता है। कौन लड़ता है? तो मोहम्मद गोरी लड़ता है। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गोरी का कोई भी जो है कि मोहम्मद गोरी की अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद गोरी के जो सेनापति होते हैं, जिसमें बख्तियार खिलजी हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है बख्तियार खिलजी कौन है, तो वो हो जाएगा मोहम्मद गोरी का सेनापति। साथ ही साथ आपका जो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक भी जो है वो भी क्या होता है, सेनापति होता है, उसका गुलाम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें बख्तियार खिलजी के ही एक सेनापति ने सेनापति जो है वो मोहम्मद गोरी की हत्या कर देता है। मोहम्मद गोरी की क्या होता है कि इसका कोई बेटा नहीं होता है, इसका कोई लड़का नहीं रहता, तो ये क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास ऑटोमेटिक
इसकी सत्ता चली जाती। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके अलावा उसके इसके और दो गुलाम होते हैं, यिल्दिज और कबूचा, जिसमें मैंने आपको बताया कि यिल्दिज, कबूचा और इल्तुतमिश के बीच आपको मैंने बताया तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1215 में, उस पर भी हम बात करेंगे। जिसमें यिल्दिज की बात करें तो उसके पास गजनी का शासक होता है, जबकि कबूचा की बात करें तो वो सिंध का शासक होता है, सिंध पूछा जाता है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बेसिकली करता क्या है कि वो लाहौर राजधानी बनाता है। किससे जो है कि अगर बात करें किससे अवेयर होके, तो यिल्दिज और कबूचा से अवेयर होकर के वो क्या करता है, लाहौर राजधानी बनाता है। उस पर भी हम बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ध्यान रखिएगा कि 712 में सबसे पहला जो युद्ध हुआ, पहला जो आक्रमण किया मोहम्मद कासिम ने किया, एक सफल आक्रमण, राजा दाहिर को लूटने का प्रयास किया। गजनी ने पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनी का किसका पुत्र था, तो सुबुक्तगिन का पुत्र था। 17 बार आक्रमण किए थे, 1001 में पहला, 1027 में जो है कि लास्ट किया था, जो कि सिंध की जाटों के ऊपर किया था। 1030 में उसकी डेथ हो जाती है मलेरिया के कारण, ये भी आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा तराइन के युद्ध की बात करें तो 1191 1192 में पृथ्वीराज चौहान से होता है। चंदावर का युद्ध 1194 पे होता है। मोहम्मद गोरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को साम्राज्य सौंप करके चला जाता है, क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है, उसका पुत्र नहीं होता है, तो ये किसके पास आ जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। अब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, ये दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश की स्थापना करता है। अब गुलाम वंश कब से कब तक चलता है, तो ये चलता है 1206 से 1290 तक। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाम वंश को हम मामलुक वंश भी कहते हैं। मामलुक वंश देखिए एक अरबी भाषा है, जिसमें क्या होता है कि माता पिता, इसका जो मतलब होता है तो वो होता है माता पिता का स्वतंत्र दास। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली क्या करता है, वो हमेशा गोरी को अपना जो है कि अगर एक तरीके से कहा जाए तो मालिक मानता है, उसके बाद से वो गुलाम की तरह ही रहता है, गुलाम का ही वो जीवन व्यतीत करता है। वो मरने के बाद मोहम्मद गोरी के फिर भी वो वैसे ही रहता है। तो गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा 1206 से 1290 तक चला। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाएगा, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा तो वो हो जाएगा इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, अगर वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा तो वो हो जाएगा इल्तुतमिश। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, लाखों का दान देने वाला। कुतुब मीनार बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत थे, उनकी याद में इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा, एक ध्यान रखिएगा, एक संस्कृत स्कूल को तुड़वा करके, संस्कृत स्कूल को तुड़वा करके वहां पे 2.5 दिन का झोपड़ा बात करें राजस्थान में, तो कौन बनवाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है। राजधानी लाहौर करी, क्योंकि सजग रहना चाहता था, अवेयर रहना चाहता था अपने दो और जो सेनापति थे उनसे, जो कि यिल्दिज और कबूचा थे। एक सिंध से संबंधित था, एक गजनी से संबंधित था। यिल्दिज गजनी से और जो है कि कबूचा था वो सिंध से संबंधित था। उसको डर था कि कहीं वो ना ये ले लें, ठीक है, इससे वंश न छीन लें। इल्तुतमिश की बात करें तो तुर्की चलगाई एक 40सा दल बनाता था। ध्यान रखिएगा, तुर्की चलगाई बेसिकली क्या थी, एक 40सा दल, एक 40 लोगों का एक दल हुआ करता था, जो कि इसके सबसे ईमानदार व्यक्ति थे। सबसे ईमानदार व्यक्तियों का एक दल बना के रखा था इल्तुतमिश ने, जो कि 40सा दल, जो कि दामाद भी था किसका, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश। उसके अलावा एकता प्रणाली चलाता है, एक लैंड जो है सिस्टम होता है वो संबंधित होती है। कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया। प्लस ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा तराइन का तीसरा युद्ध पूछा जाता है, तराइन का थर्ड बैटल पूछा जाएगा, जो कि 1215 में हुआ। ध्यान रखिएगा किसके किसके बीच, यिल्दिज कबूचा और इल्तुतमिश के बीच। और रियल फाउंडर क्या कहा जाता है इसे, तो रियल फाउंडर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है, जो कि आपको पूछा जाता है। ठीक है, रजिया सुल्तान की बात करें तो 1236 से 40 तक। देखिए कभी इनका जो है पूछा जाता है कि कब से कब तक शासन था। पहली महिला शासिका थी, ये क्वेश्चन बनाया जाता है। केरा प्रणाली, पर्दा न करना। उसके अलावा जो है कि अगर बात करें, चोंगा पहनती थी, एक तरीके से बड़ा शेरवानी जैसा और टोपी पहनती थी। ठीक है, चोंगा और कोहुल कहा जाता है, वो पहनती थी रजिया सुल्ताना। अल्तुनिया से शादी हुई थी, तो पूछा जाता है कि इसके पति का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा अल्तुनिया। और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली पहली महिला भी थी, तो ये भी पूछा जाता है। उसके बाद बलबन की बारी आती है, तो ध्यान रखिएगा, बलबन तुर्की चलगाई रुकता प्रणाली को खत्म कर दिया। नौरोज त्योहार, आपको पता है कि ये पारसियों का त्योहार है, आपने सुना भी होगा। पारसियों का त्योहार, नौरोज त्योहार की शुरुआत किसके द्वारा करी गई, बलबन के द्वारा ही करी गई थी। बलबन ने अपने शासन काल में हिंदुओं को उच्च पदों पर जहां दी, और नियादते खुदाई को मानता था, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था कि जो है कि ईश्वर का प्रतिनिधि, जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया सब पे होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा की गई, तो ये सारी चीजें जो है वो करी गई बलबन के द्वारा। पूछा जाता है आपको कि हिंदू शासकों को उच्च पदों पर किसने रखा, तो वो बलबन ने ही रखा था। तो ये सब क्वेश्चंस आपके बलबन पे बनते हैं। प्लस बलबन ने सिजदा पैपोस प्रणाली चलाई थी। ध्यान रखिएगा, सिजदा पैपोस प्रणाली किसने चलाई थी, तो बलबन ने चलाई थी, जिसमें सिजदा आपको पता है कि घुटनों के बल झुक करके
झुक करके। उसके अलावा पैपोस पूरा बॉडी शरीर पे रख करके हाथ पैर पे रखना, ये बेसिकली क्या होता था, ऐसे प्रणाम करने का, इस्तकबाल करने का एक तरीके से कहा जाता, वो तरीका था सिजदा और पैपोस। सिजदा और पैपोस को बाद में शाहजहां ने बंद करा दिया था। चलाया किसने था? बलबन ने चलाया था। उसके अलावा आमिर खुसरो, जिसको तूती हिंद कहा जाता था, आमिर हसन इसके ही शासनकाल में, बलबन के ही शासनकाल में हुआ करते थे। फिर आता है आपका शमसुद्दीन कैमर, जो कि अंतिम शासक होता है। और शमसुद्दीन कैमर्स को ही ध्यान रखिएगा, बात करें तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा? खिलजी वंश। तो जलालुद्दीन खिलजी हरा करके शमसुद्दीन कैमर्स को मार करके खिलजी वंश की स्थापना करता है, जो कि 1290 से 1320 तक चलता है। अब देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इस वंश का संस्थापक होता है। इसने अपने दामाद अलाउद्दीन खिलजी को अपना शासक बनाया। उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखिएगा, मूल नियंत्रण प्रणाली इसके मूल्य नियंत्रण प्रणाली इसमें दीवाने मुस्तखराज भी चलाया और सबसे ज्यादा टैक्स वसूला। बेसिकली ये क्या होता था? एक रिवेन्यू सिस्टम था। दीवाने मुस्तखराज क्या था? एक रिवेन्यू सिस्टम शुरू करा था। तो पूछा जाता है कि दीवाने मुस्तखराज किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है। इसी के शासनकाल में मुसाहत प्रणाली, जो कि एक लैंड प्रणाली थी, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि मुसाहत किसने शुरू करा था? तो एक लैंड प्रणाली था जिसमें 50% जो है क्या होता था लैंड का, वो खिलजी के पास होता था, रिवेन्यू। गुप्तचर प्रणाली भी इसी के द्वारा शुरू करी। बेसिकली बाजार मामले में ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा था। गुप्तचरों को उसके बरीद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलई का दरवाजा, सौरी का किला, खामेद खान मस्जिद, हजार खंबा महल जो है, ये सारी चीजें बनाई थी। इसके बाद मुबारक खिलजी, जिसको खलीफा के नाम से भी जाना जाता है, और अंतिम शासक खुसरो खा था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तुगलक वंश पे आ जाते हैं। तुगलक वंश की देखिए स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कराई गई थी। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था, पहला शासक भी कहा जा सकता है। निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था, हुनूस दिल्ली दुरस्त। ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सुना भी होगा, दिल्ली अब दूर नहीं। ठीक है, दिल्ली अब दूर नहीं जो है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो वो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ही कहा गया था। हुनूस दिल्ली दुरस्त पूछा जाता है आपको कभी कभी। सेनापति का नाम जुना खां था, जो आगे चल करके मोहम्मद बिन तुगलक बना। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरी कोशिश करी अपने वंश को बहुत आगे ले जाने की, मुस्लिम शासन को बढ़ाने की, लेकिन वो विफल रहा। उस जो जो वो चीजें अप्लाई करता था, वो एक तरीके से हिट नहीं होती थी। इस वजह से उसको पागल शासक भी कहा जाता था। अंत में लकड़ी के महल में दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता या मोरक्को आया था, मोरक्को राहिला के नाम की पुस्तक भी लिखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक को आमिर कोही की स्थापना भी की थी और चमड़े के सिक्के भी चलवाए थे, और इसे पागल शासक के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, इब्ने बतूता पूछा जाता है कि कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। राहिला किसकी किताब है? तो वो इब्ने बतूता की ही किताब हो जाएगी। केवल सिंचाई कर वसूला, देखिए फिरोज तुगलक। दीवाने खैरात, दीवाने बदकान, गुलामों के लिए अलग से इसने जो है प्रणाली चलाई, दीवाने बदकान। इसके बाद अंतिम शासक महमूद तुगलक था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर और कांगड़ा ज्वालामुखी मंदिर नष्ट करवाया था किसने? फिरोज तुगलक ने। ध्यान रखिएगा, कांगड़ा ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश और पुरी का जगन्नाथ मंदिर नष्ट करवाया था किसने? फिरोज तुगलक ने। सैयद वंश की बात करें तो संस्थापक खिज्र खां और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम 14 से 1451 तक चला। जबकि सबसे लंबा अगर शासन पूछा जाएगा तो वो तुगलक वंश चला था। ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश 94 साल दिल्ली सल्तनत पे सबसे लंबा शासन है। अगर पूछा जाएगा किसका दिल्ली सल्तनत पे, तो वो तुगलक वंश का ही है। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। इसने बहलोल नाम से सिक्के भी चलवाए थे। 1504 में आगरा की स्थापना करी थी किसने? सिकंदर लोधी ने। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। ध्यान रखिएगा, फारसी भाषा में गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। तो ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि गुलरुखी कौन लिखता था? सिकंदर लोधी। होती क्या थी? कविताओं का एक तरीके से कहा जाए तो संग्रह होता था। गज सिकंदरी भूमि माप की शुरुआत भी किसके द्वारा करी गई थी? सिकंदर के द्वारा करी गई थी। 1504 में आगरा की स्थापना भी किसने करी थी? तो सिकंदर लोधी के द्वारा ही ये करी गई थी। अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। राणा सांगा के साथ, ध्यान रखिएगा, राणा सांगा के साथ एक युद्ध लड़ा जिसको खाटोली का युद्ध कहा जाता है। 1500 अगर बात करें हम, जो अगर इसको तो 15 से 18 के बीच, 1515 से 18 के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था किसके द्वारा? राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसको खाटोली का युद्ध कहते हैं या खादोली। ठीक है, खाटोली या खादोली नाम से भी ये जाना जाता है। उसके बाद पानीपत का जो पहला युद्ध होता है 1526 में, उसमें जो है इब्राहिम लोधी को हरा दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा, युद्ध मैदान में मारा जाने वाला एकमात्र शासक, मतलब युद्ध मैदान में ही मार दिया जाता है। और बाबर ने हर मुगल काल की जो है की स्थापना कर दी, और युद्ध मैदान में ही मार दिया गया। ये पहला मुस्लिम शासक भी होता है जो कि युद्ध मैदान में ही मार दिया जाता है। उसके बाद मुगल काल की स्थापना होती है। अब मुगल काल पता है आपको कि पूरी तरीके से बाबर के द्वारा स्थापित किया जाता है।
जिसमें 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का, खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ, और इसी के बाद इसने गाजी की उपाधि भी धारण करी थी। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय, घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ, और 1530 में इसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो इसको सबसे पहले आराम बाग में जो है कि आगरा में सबसे पहले जो है इसको कि दफनाया जाता है। उसके बाद 6 महीने बाद अगर हम बात करें तो इसको फिर से अफगानिस्तान ले जाकर के काबुल दफनाया जाता है, जहां से ये आता है। तो बाबर के देखिए फादर का नाम पूछा जाएगा, तो मैंने आपको बता रखा है, उमर शेख मिर्जा पूछा जाता है, आपको कई बार पूछा गया है। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले बारूद किसने शुरू करे, तो बारूद को भी इसी ने शुरू करा। युद्ध में बारूद का यूज किसने शुरू करा, तो इसी ने शुरू करा, ये भी पूछा जाता है आपको। तो वो कौन था, बाबर था। और तुझके बाबरी लिखी, बाबरनामा ध्यान रखिएगा, तुर्की भाषा में लिखी। बाद में इसको फारसी में अब्दुल रहीम खाने खाने, सीवे बेवरिस ने इंग्लिश में इसको जो है कन्वर्ट किया था। खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी कहा गया, दानवीरता के कारण से कलंदर भी कहा गया। इसके उपाधियां मिली हैं, गाजी और कलंदर किसे, तो बाबर को ही कहा गया। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा था, ये भी सबको पता है, खुद इसके द्वारा लिखी गई थी, तुर्की भाषा में थी, ये भी पूछा जाता है। 1530 में मृत्यु के बाद इसे काबुल जाके दफनाया गया, पहली बार इसको आगरा दफनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। हुमायूं 1530 से 1556, हुमायूं के शासनकाल में शेरशाह सूरी आपको पता है, कई बार आपको पूछा गया है। अभी कन्नौज का युद्ध पूछा गया था 1540, मैंने आपको बताया था। चौसा का युद्ध पूछा गया था आपको 1539। इन दोनों में किसकी जो है जीत होती है, तो वो होती है शेरशाह सूरी की। उसी के कंटेम्प्रेरी था, जीटी रोड भी शेरशाह सूरी ने बनाया था। हुमायूं जो है कि हुमायूं की अगर बात कर लें तो 1530 से 1556 तक हुमायूं का शासन काल चला, जिसने दिल्ली से दीनपनाह राजधानी करी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और दीनपनाह में शेर मंडल के पुस्तकालय किले की सीढ़ियों से गिर करके इसकी डेथ भी हो गई थी। हुमायूं की जीवनी उसकी जो सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, उनके द्वारा लिखा गया था, ये भी पूछा जा सकता है आपको, तो ध्यान रखिएगा। प्लस चौसा का 1539 में कन्नौज का युद्ध ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है आपको। ठीक है, ये युद्ध आपको कई बार पूछे गए, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चंस ही बनेंगे। और कैसे डेथ हुई, तो ये, और प्लस मैंने आपको बताया था हुमायूं को चारबाग शैली में दफनाया गया था। और पहला शासक अगर पूछा जाएगा कि चारबाग शैली में किसको दफनाया गया सबसे पहले, तो वो हुमायूं ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अकबर, सबसे महान प्रतापी शासक बात करें, जिसने बहुत सारे युद्ध लड़े, सारे मैंने इसके फैक्ट्स लास्ट में भी प्रेजेंट किए हैं। 1542 में पाकिस्तान के अमरकोट में जन्म हुआ। बेसिकली इसका जो संरक्षक था वो बैरम खान था, एक तरीके से सेनापति था हुमायूं का। और पानीपत के द्वितीय विश्व 1556 में हेमू को हराया बैरम खान की मदद से, और इसका जो है कि गार्जियन भी था बैरम खान। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अकबर ने दिल ईराई धर्म की स्थापना करी, इसके अलावा इबादत खाना, सुलेह कुल अगर पूछा जाएगा, सबको शांति, ध्यान रखिएगा, सबको शांति की, डिग्री ऑफ इनफेलिबिलिटी की भी स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो अकबर के द्वारा ही करी गई थी, ध्यान रखिएगा। 1582 में दिन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी, और इसको ज्वाइन करने वाला पहला हिंदू कौन था, बीरबल था, जिसको आप महेश दास के नाम से भी जानते हैं। अकबर के दौरान में 9 रत्न थे, बीरबल, तानसेन, मान सिंह, मुल्ला दुप्याजा, अब्दुल रहीम खाने खां, राजा टोडरमल, अबुल फजल इत्यादि। और अब्दर को ही क्रेडिट जाता है मनसबदारी प्रथा का। मनसबदारी बेसिकली एक रैंकिंग प्रथा थी, ठीक है, तो वो भी पूछा जाता है आपको। उसके अलावा अकबर के समय में हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल होता है। इसने जो है कि सबको शांति सुलह हुई कुल बनाया, इबादत खाना सबके लिए जो है कि एक तरीके से वर्शिपिंग हॉल बनाया, जहां पे पूजा और पूजा अर्चना करी जा सकती थी। तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार था, जिसका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। वो भी अकबर के ही शासन काल में हुआ करते थे। मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोडी, कंठावरण, वान विलास इनकी रचना थी। मकबरा इनका ग्वालियर में, ये भी पूछा जाता है। अकबर ने गुजरात विजय के बाद 1572 में बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में बनवाया, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। सारे जितने भी युद्ध है मैंने लगभग सारे ही प्रेजेंट करे, उनके बारे में हम बात करेंगे। जालंधर के साथ उसके बाद हम आ जाते हैं जहांगीर पे, अगला शासक जहांगीर पे आ जाते हैं। तो देखिए जहांगीर जो है कि पराजित कर उत्तरी भाग पर कब्जा किया। इसके शासनकाल में विलियम हॉकिंस और थॉमस रो भारत आए। मेहरुनिसा से शादी की, जिसे नूरजहां के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णिम काल यानी पेंटिंग के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाता था। इसके जो पेंटर का नाम था अबुल हसन था। जंजीर, न्याय की जंजीर बनाई। मुगल काल की भाषा फारसी थी। जहांगीर से देखिए यही क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वास्तविक नाम क्या था, सलीम था। 1605 से 1627 तक चला। इनके समय में सिर्फ पेंटिंग की बात करें, बाकी कुछ खास उपलब्धि नहीं थी।
और शाहजहां खुर्रम की बात करें तो ये आर्किटेक्चरिंग के लिए जाना जाता था, भवनों के लिए इसका एक अलग ही क्रेज था इसके मन में। दिल्ली का लाल किला हो गया, दिल्ली का जामा मस्जिद हो गया, मयूर सिंहासन हो गया, दीवाने आम दीवाने खास हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, बेगम अंजुमन बानो जो कि मुमताज शाहजहां की वाइफ थी, उसके उसके याद में ही इसने ताजमहल बनाया था। दारा शिकोह, अब देखिए इसके डेथ के बाद 1657 में इसकी डेथ के बाद जो है दारा शिकोह औरंगजेब के बीच एक अगला शासक बनने के लिए युद्ध होता है, जिसको हम धर्मत का युद्ध कहते हैं, ध्यान रखिएगा 1658 में। और ये धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का भी युद्ध कब होता है, वो भी इन्हीं दोनों के बीच होता है। वो कब होता है, वो भी 1658 में होता है। और दोनों को कौन जीतता है, औरंगजेब। ध्यान रखिएगा कौन जीतता है, औरंगजेब, और वो अगला शासक बनता है औरंगजेब। और औरंगजेब ने कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था, जैसे गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवनाथ मंदिर, ये औरंगजेब के द्वारा तोड़ाया गया। पूरे मुगल शासक ने सबसे ज्यादा कर वसूला। इसके गुरु का नाम मोहम्मद हाकिम था, ये ध्यान रखिएगा। इसको आलमगीर और दरवेश या जिंदा पीर के नाम से भी उपाधि मिली थी। ये अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय। देखिए बहादुर शाह द्वितीय में आ जाते हैं 1857, लास्ट में एकदम आ जाते हैं 1857 तक चलता है, ठीक है। 1526 से स्टार्ट होकर बहादुर शाह द्वितीय को आपको पता होगा 1857 में रंगून में डेथ हो जाती है विद्रोह के समय। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो मुगल काल से संबंधित है। जैसे बहादुर शाह प्रथम, जिसे साहिब बेखबर का टाइटल दिया गया था, पूछा जाता है आपको। देखिए सैयद बदर, सैयद बदर का ओरिजिन एक तरीके से बात करी जाए तो मुगल शासक फर्रुख शायर के शासन काल में होता है, लेकिन इसको जाना जाता है किंग मेकिंग के लिए, ठीक है, किंग मेकर भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह को राजा बनाया था, सैयद बदर की मदद से ही बने थे, बनाया गया था। मोहम्मद शाह को रंगीला टाइटल भी दिया गया था। इसके शासनकाल में ही नादिर शाह ने आक्रमण किया, वो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी छीन लिया। ये भी कई बार पूछा गया कि नादिर शाह ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, तो मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में आक्रमण किया था। अकबर द्वारा जीते गए कुछ और युद्ध, जैसे बाज बहादुर को हरा करके मालवा का युद्ध 1561 में, गढ़कटंगा में चित्तौड़ 1568 में रानी दुर्गावती द्वारा शासित था, रणथंभौर और कलिंजर का युद्ध 1569 में, गुजरात का युद्ध 1572 में, मेवाड़ 1576 में, जिसको आप हल्दी घाटी के नाम से भी जानते हैं, कश्मीर का युद्ध 1586 में, 1593 में सिंध का युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध 1603 में। अकबर के द्वारा बहुत सारे युद्ध जीते गए थे। जोधाबाई, ध्यान रखिएगा, जिससे शादी हुई थी अकबर की, जोधाबाई, जिसको हम हरखा बाई के नाम से भी जानते हैं, और ये राजपूत शासक भरतमल की बेटी थी। तो देखिए ये सारे जो है क्वेश्चन जिसने भी मैंने आपको बताए, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये एमसीक्यू वाला सेशन हम क्या करेंगे कि ये सेशन एक दो बार देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं एमसीक्यू वाला सेशन भी आपको प्रेजेंट कर दूंगा जो कि आगे है, ठीक है। तो पहले आप ये देख लीजिए डिटेलिंग, उसके बाद हम आपको एमसीक्यू सेशन भी प्रेजेंट कर देंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको जो आपके सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं वो भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, वो भी संबंधित होगी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ताकि आपके एग्जाम्स में आपको जो है कि ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।